हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम को बिना गवाए करंट अफेयर्स की क्लास को। आज की क्लास को हम देखते हैं, यानी कि बेस्ट क्वेश्चनों के साथ आपकी करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू करते हैं। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि हमारे वो 20 टॉपिक हैं जिनसे हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं। अगर आपको इनका एनालिसिस करना है तो आप द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। PIB की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उससे भी हम एनालिसिस कर सकते हैं न्यूज़ों का। तो हम उसी के स्टडी को करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत करते हैं न्यूज़ों को। कुछ दिनों के बाद हम पेपर की कटिंग से न्यूज़ों को आपको समझाएंगे कि कौन सा इवेंट्स हमारे देश में हो रहा है, कि कौन सा व्यक्ति नियुक्त किया जा रहा है। तो थोड़े दिन के बाद क्या करेंगे, कुछ दिनों के बाद में हम करंट इवेंट्स के तुरंत आपके जो भी एग्जीक्यूटिव वहां से होंगे वो वहां से क्या करेंगे, कटिंग करके आपके सामने वो चीजें क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 20 टॉपिकों की चर्चा करते हैं हम। यही से क्या होता है, प्रश्न बनते हैं पेपर में। तो हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। आने वाली वीडियो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेगी। अगर आप सभी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसके बाद आपके लिए हम बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आएंगे। और मेरा आपसे वायदा है कि आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इन वीडियो से बाहर का नहीं आएगा, जितनी भी वीडियो है। तो पर डे हम डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चनों को देखते हैं। कुछ दिनों के बाद हम क्वेश्चनों की संख्या को भी यहाँ से बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारे वीडियो के पेपर 26 और 27 जून को क्या हो चुकी है, निर्धारित हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अपने। 135 करोड़ रुपए का बासमती चावल यूरोप व खाड़ी देशों में निर्यात के साथ उत्तर प्रदेश में अग्रणी जिला बन गया है। ऑप्शन है ललितपुर, प्रयागराज, आगरा या मिर्जापुर। क्या होगा ठीक आंसर इसका, आप बताइएगा। तब तक हम बात करते हैं कि जो चावल है आपका, वो सबसे ज्यादा, अगर भारत में बात करेंगे तो चावल सबसे ज्यादा आपके पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। अगर हम बात करेंगे कि धान की भूसी, अगर हम बात करते हैं कि धान की भूसी से अगर हम तेल का निर्माण करते हैं तो उसमें कौन से एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें लाइपेज नामक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगर धान की भूसी से तेल बनाने के लिए जिस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है उसे हम लाइपेज एंजाइम कहते हैं। लाइपेज एंजाइम कहते हैं। यानी कि अगर हम देखेंगे कि धान की भूसी या चावल का जो प्रथम जो साक्ष्य था वो आपको कहां से मिला है, तो प्रथम जो साक्ष्य मिला है वो आपके लुहारा देव से मिला है, जिसको हम कहते हैं संत कबीर नगर। संत कबीर नगर भी कहा जाता है। अगर हम प्रश्न की बात करेंगे तो 145 करोड़ रुपए का बासमती चावल यूरोप व खाड़ी देशों में निर्यात के साथ उत्तर प्रदेश में चावल निर्यात का अग्रणी जिला कौन सा बना है। ऑप्शन है आपका ललितपुर, प्रयागराज, आगरा या मिर्जापुर। अगर हम बात करेंगे तो आंसर ठीक होगा हमारा कौन सा, प्रयागराज। तो प्रयागराज में जो भूमि रखी गई है 1.68 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या होती है, इस वक्त चावल की खेती की जाती है, यानी कि धान की खेती की जाती है। अगर हम बात करेंगे तो प्रयागराज आपके इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रयागराज कर दिया गया। अगर हम बात करेंगे तो प्रयाग स्तंभ भी लेख है आपका, प्रयाग में एक प्रयाग स्तंभ लेख। जो प्रयाग स्तंभ लेख से जो संबंधित व्यक्ति थे तो उसमें 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है। यानी कि प्रयाग जो हमारा लेख है उसमें आपका 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे समुद्रगुप्त, सम्राट अशोक, अकबर, जहांगीर और बीरबल। यानी कि 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है आपके प्रयाग स्तंभ लेख में, जिसकी रचना जो की थी वो की थी आपके हरिशेन ने की थी। तो हरिशेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि भी थे। तो हरिशेन को समुद्रगुप्त का दरबारी कवि भी कहा जाता है। तो हमने देखा कि 145 करोड़ के जो चावल है उसके अंतर्गत जो भूमि रखी गई है वो कितनी आपकी 1.68
लाख हेक्टेयर भूमि रखी गई है। तो ये उत्पादन कहाँ हो रहा है? आपके प्रयागराज में हो रहा है। प्रयागराज आपके उत्तर प्रदेश में है। अगर हम ललितपुर की बात करेंगे तो ये भी आपके उत्तर प्रदेश में है। और यूपी का एकमात्र जिला है जिसमें यूरेनियम का उत्पादन होता है। तो यूरेनियम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में भी होता है। अगर भारत में बात करेंगे तो जादूगोड़ा की जो खाने हैं वहां पर सबसे ज्यादा यूरेनियम का आपके उत्पादन होता है। तो जादूगोड़ा की खानों में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन होता है, जो पारसनाथ की पहाड़ियों पर क्या है आपके स्थित हैं, जिन्हें हम मधुबनी की पहाड़ियां भी कहते हैं। अगर हम और बात करेंगे कि विश्व में यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो विश्व में यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? आपके कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूरेनियम होता है विश्व में। अगर हम बात करेंगे आगरा की, आगरा को अगर हम यहाँ से देखते हैं तो आगरा की जो स्थापना की है वो सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की है। सिकंदर लोदी लोदी वंश का शासक था एक, और आगरा की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि आगरा और मथुरा उत्तर प्रदेश के दो ऐसे जिले हैं जिनसे राजस्थान की सीमा लगती। तो राजस्थान के जाट जो थे वो आगरा पर आक्रमण कर देते थे, तो इसीलिए उसने एक शहर का नाम बना दिया जिसको नाम दे दिया आगरा। तो आगरा जो है वो राजस्थान की सीमा से स्पर्श करता है। तो उत्तर प्रदेश के जैसे आगरा और आपका मथुरा दो ऐसे जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान की सीमा से कौन से उत्तर प्रदेश के दो शहर लगते हैं? तो आपके लगता है आगरा और मथुरा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा हमारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस महारत्न कंपनी को दर्जा मिला है जो महारत्न की 12वीं कंपनी बन गई है? यानी कि पूछ रहा है प्रश्न की 12वीं कंपनी कौन सी बनी है जिसको महारत्न का दर्जा मिला है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या ग्रामीण विद्युत निगम। अगर हम बात करेंगे तो भारत में वर्तमान समय में जो कंपनी है महारत्न की संख्या कितनी है? आपके 12 कंपनी क्या है? महारत्न है। तो महारत्न कंपनी हम किसे कहेंगे? जिनका टर्नओवर जो होता है 25,000 करोड़ का होगा उनको हम क्या कहेंगे? महारत्न की कंपनियां कहेंगे। तो ए शामिल आपकी होने वाली किसी नंबर की ए और ए। अगर इसकी बात करेंगे तो ये आपकी कौन सी है? 12वीं। तो ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसकी बात करेंगे तो ये आपकी कौन सी होगी? 11वें नंबर की पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये आपके 10वें नंबर की होगी और ये आपके 9वें नंबर की होती। अब बात आती है कि आखिर पहले नंबर की कौन सी होगी? तो पहले नंबर की होगी आपकी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे हम कहते हैं भेल, BHEL। ये आपकी क्या है? पहली महारत्न कंपनी है आपकी। तो हाल ही में किसे शामिल किया गया? ग्रामीण विद्युत निगम को शामिल किया गया है अभी महारत्न कंपनियों की श्रेणी में। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये खेलों से संबंधित प्रश्न है, तो सभी एग्जामों में आते भी हैं आपके, तो मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? बोल रहे हैं पहला ऑप्शन है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में। 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 पाकिस्तान में होगा। AIBA पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 यानी कि उज्बेकिस्तान में होगी। 39वां राष्ट्रीय खेल 2023 भारत में होगा। या फीफा महिला विश्व कप 2023 कहाँ होगा? आपके पेरू में होगा। अगर हम देखेंगे तो हमारा पहला सही आंसर है आपका। दूसरा भी सही होगा, पाकिस्तान में होगा। इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान की। AIBA पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप आपके उज्बेकिस्तान में होगी। उज्बेकिस्तान के कहां पर होगी? आपके ताशकंद में होगी। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है आपके ताशकंद में। अगर 39वें राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो आपका होगा भारत में। तो भारत में कहां पर होगा? ये भी हमको पता होना चाहिए, मेघालय में होगा। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, यानी कि आपका ऑप्शन आ रहा है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 जो होगा पेरू में होगा। तो पेरू में ना होकर आपके ताशकंद और न्यूजीलैंड और आपके ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। यानी कि 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, जिसे हम कहते हैं ताशकंद, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में क्या किया जाएगा? आपका आयोजित किया जाएगा
जो हमारा फीफा महिला विश्व कप 2023 है वो आपका आयोजित किया जाएगा। अगर हम कह सकते हैं कि 2026 फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका 2026 की बात कर रहा है। तो 2026 जो आयोजित किया जाएगा वो आपका मैक्सिको, कनाडा और आपके अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। लिख सकते हैं हम यहां से मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। ओके, तो हमारा जो गलत आंसर होगा वो क्या होगा आपका ए वाला। तो 4 आंसर हमारा क्या होगा, गलत होगा, यानी कि 5 ऑप्शन है इसमें हमारे। ओके, अगर हम देखते हैं कि अगर बात करते हैं फीफा की, तो फीफा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये क्या है, आपकी फीफा की फुल फॉर्म है हमारी, तो इसको हम फीफा कहते हैं। फीफा के अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय है आपके ज्यूरिख। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में क्या है, मुख्यालय है। कि 211 देश क्या है इसके मेंबर हैं वर्तमान समय में, यानी कि मेंबर कंट्री की बात करेंगे तो सदस्य देश कितने हैं हमारे, 211 क्या हैं सदस्य देश हैं। तो आप याद रखिए, पेपर में आपकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, मुख्यालय तो पेपर में आता ही है। अगर ऐसे ही हम बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय वो आपके लुसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है आपका। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, यानी कि नहीं पूछा है कि नहीं होगा। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 आपके ताशकंद, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पुलित्जर पुरस्कार जो संगीत रचना, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं व ऑनलाइन पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, 2023 ना होकर 2022 में किसे प्रदान किया गया। तो यहाँ पे 2022 आप लोग कर लेना, किसे प्रदान किया गया है, कह रहा है सिहान करुणा तिलक को, एनाबले एम रेसन को, एंजेला मार्केल को या फहमीदा अजीम को दिया गया है। अगर हम ऑप्शन 1 की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं बुकर पुरस्कार 2022, तो बुकर पुरस्कार 2022 में दिया गया है। तो बुकर पुरस्कार 2022 इनको दिया गया है। इनकी एक रचना है जिसको हम कहते हैं दी सेवन मून ऑफ माली अल्मीडा। इनकी रचना है, इसके लिए दिया गया था इनको। ये आपके श्रीलंका के निवासी हैं। तो आप बुकर पुरस्कार को समझ लीजिएगा। ये बुकर जो पुरस्कार होता है ये आपके यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे, आपके ब्रिटेन की बात भी कर सकते हैं, आयरिश में दिया जाता है पुरस्कार। आपके इन स्टेजों पे दिया जाता है, यानी कि अंग्रेजी में उपन्यास जो लिखा जाता है उसी के लिए पुरस्कार दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं बुकर पुरस्कार 2022। अगर हम बात करेंगे एनबले एम रेसन की, अगर बात करेंगे तो इनको मिला था स्टॉकहोम जूनियर वाटर पुरस्कार 2022, इनको यहाँ पे पुरस्कार मिला था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एंजेला मार्केल की बात करेंगे तो यूनेस्को शांति पुरस्कार इनको मिला था।
अगर यूनेस्को की बात करेंगे तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपके पेरिस में है। अगर हम हमीदा अजीम की अगर बात करेंगे तो इनको पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये आपकी कहाँ की है? ये आपकी बांग्लादेश की है। ये आपकी कहाँ की है? बांग्लादेश की। अगर हम बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब बनाते, तो 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता भी दिवस बनाते हैं। क्या तारीख होती है हमारी? 3 मई को दिया था। तो पुलित्जर जो अवार्ड है वो किसके लिए? समाचार पत्रों यानी कि पत्रकारिता, संगीत रचना और जो भी हमारी ऑनलाइन जो भी मीडिया होती है उसके लिए दिया जाता है। तो पुलित्जर अवार्ड किसको मिला है? ये महिला है आपकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हमारा बनता है, तो आंसर आपका राइट होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। बाकी मैंने आपको बताया है तो ये श्रीलंका के हैं आपके। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो बनाया जाता है 5 अक्टूबर को बनाया जाता है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को बनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च को बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व मधुमेह दिवस आपका 14 नवंबर को बनाया जाता है, और पूछ रहा है कि विश्व वन्यजीव दिवस जो है वो 5 मार्च को बनाया जाता है। तो क्या होगा इसका ठीक आंसर? यानी कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस आपका पहली बार 2009 में डॉल्फिन दिवस बनाया गया था। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस आपका 16 जनवरी को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस है वो 15 मार्च को बनाते हैं। विश्व मधुमेह दिवस की बात करेंगे तो कह सकते हैं यहाँ पे डायबिटीज दिवस भी हम कह सकते हैं, तो आपके 14 नवंबर को, और बाल दिवस भी हम 14 नवंबर को ही बनाते हैं। तो विश्व वन्यजीव जो दिवस है हमारा वो आपके 5 मार्च को ना होकर वो आपका कब बनाया जाता है? वो आपके 3 मार्च को बनाया जाता है। उसको हम बनाते हैं कब? 3 मार्च को। अगर हम बात कर लेते हैं 3 तारीख के जो भी दिवस होते हैं उनकी बात अगर हम कर लेते हैं तो 3 मई को हम बनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस भी बनाते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 3 मई को एक दिवस और भी हम मनाते हैं जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता दिवस भी बनाते हैं हम। तो 3 मई को हमने देखे कि हम 3 दिवस का क्या करते हैं? आयोजन करते हैं। हमारे 3 मई को बनाते हैं। 3 मार्च को हमने देखा कि जो हमारा विश्व वन्यजीव जो दिवस था वो हमारा कब बनाया जाता है? वो आपके 3 मार्च को बनाया जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं 3 जून की, तो 3 जून को हम दिवस बनाते हैं विश्व साइकिल दिवस बनाते हैं 3 जून। ये आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। विश्व साइकिल दिवस हम बनाते हैं। 3 सितंबर की बात अगर करते हैं तो गगनचुंबी इमारत दिवस बनाते हैं। यहाँ से ऐसे कुछ हमने दिवस देखे जो आपके 3 तारीख से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन होगा हमारा ई ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्यों पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो नहीं वाले जो प्रश्न है वो ज्यादा आपके टिपिकल होते हैं। देखिएगा कि हमने कुछ भी देखे हैं। अगर हम बात करेंगे 3 अक्टूबर की, अगर हम बात कर लेते हैं तो 3 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व प्रकृति दिवस। 3 दिसंबर की बात करें तो 3 दिसंबर को हम मनाते हैं विश्व दिव्यांग दिवस। ओके, तो 5 तारीख को ना होकर आपके 3 मार्च को बनाया जाता है हमारा। अगला प्रश्न है कि 17 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश में आयोजित SCO पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक में किस शहर को
एससीओ की पहली पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम में आपके आएगा ही आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है पहला लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या नोएडा। सब आपके उत्तर प्रदेश में है, यानी कि जितनी भी हम बात करेंगे सब आपके कहां पर है, उत्तर प्रदेश में ही है। यहां से तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? अगर हम बात करेंगे लखनऊ की, तो लखनऊ को पहले हम बोलते थे अवध, तो लखनऊ को पहले हम अवध के नाम से जानते थे, और अवध की जो स्थापना की है वो आपकी शहादत खान ने की है। किसने स्थापना की है अवध की? तो अवध की स्थापना शहादत खान ने की है। अगर हम लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ की जो स्थापना की है वो आसफ उद्दौला ने की है। लखनऊ की जो स्थापना की है वो आसफ उद्दौला ने की है। अभी हमने बात करी थी प्रयागराज की, तो प्रयागराज का नाम कर दिया गया, यानी कि इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया आपके प्रयागराज कर दिया है। प्रयागराज स्तंभ जो है वो हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे आपके। वाराणसी की बात करेंगे 84 घाटों की भूमि कहते हैं। नोएडा की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ सिटी अगर कहा जाता है तो वो नोएडा को कहा जाता है। तो इसका ठीक आंसर होगा, हमारा राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा आपके वाराणसी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात कर लेते हैं एससीओ की। तो अगर एससीओ की बात करेंगे तो संघाई सहयोग संगठन, एससीओ का फुल फॉर्म है आपके संघाई सहयोग संगठन। बात करेंगे तो 15 जून 2001 में क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। मुख्यालय की बात करेंगे तो बीजिंग आपके चाइना में क्या है इसका मुख्यालय है। तो चाइना में क्या है हमारा मुख्यालय है। ओके, अगर हम बात करेंगे सदस्य देशों की तो क्या भारत एससीओ का सदस्य है? तो बिल्कुल सदस्य है भारत। लेकिन मेंबर कंट्री की बात करेंगे तो हमारे क्या होंगे आपके 8 क्या हमारे सदस्य देश हैं। क्या बात करेंगे क्या भारत सदस्य देश है एससीओ का, हाँ या ना? पहले भारत क्या था, पर्यवेक्षक के रूप में था, लेकिन अब क्या है पूर्ण सदस्य आपके एससीओ का बन चुका है भारत। तो हम बात कर लेते हैं तो हमारे सदस्य जो होंगे वो कौन कौन से होते हैं, ये प्रश्न बहुत आता है। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका उज्बेकिस्तान, रूस और आपका चीन। तो ये आपके संस्थापक सदस्य थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 2017 में भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया था। अब जो सदस्य हैं वो कितने हो गए आपके, तो अब जो सदस्य हो गए एससीओ के वो हो गए हैं आपके 8। तो वर्तमान समय में जो एससीओ के सदस्य वो 8 हैं, लेकिन अभी अस्थायी की सूची में शामिल किया गया है ईरान को। तो 2023 में क्या करा है वो तैयार है एससीओ का सदस्य बनने के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा एससीओ का जो स्थापना हुई वो 15 जून 2001 को हुई थी और इसके सदस्य हैं। तो प्रश्न बनता भी है पेपर में कि कौन सा इसका सदस्य नहीं है। तो अब देख लीजिएगा ये 8 सदस्य इसके क्या हैं सदस्य हैं। तो 84 घाटों की भूमि भी कहते हैं हम वाराणसी को, तो 84 घाटों की भूमि कहते हैं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका वाराणसी। पॉइंट है आपका कि हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया जा रहा है या किया जा चुका है? कह रहा है धौलावीरा, राखीगढ़, संगनकल्लू या ऑप्शन नंबर डी आपका लोथल। बात करते हैं सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति की। तो अगर बात हम करेंगे हड़प्पा, तो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल क्या था आपका हड़प्पा था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। जिसकी खोज किसने की थी, तो 1921 में दयाराम साहनी ने क्या करी थी, खोज करी थी। उसके बाद हम बात करते हैं
कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है, तो वो आपकी रावी नदी के किनारे है। और हड़प्पा का सबसे बड़ा अगर स्थल की बात करेंगे तो मोहनजोदाड़ो क्या है, सबसे बड़ा स्थल है, और जो आपके सिंधु नदी के क्या है, किनारे। तो सिंधु नदी के क्या है, किनारे हैं। अगर हम बात देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है, तो मोहनजोदाड़ो है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है, तो वो आपके राखीगढ़ है। ओके, अगर पूछा जाता है ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है, तो मोहनजोदाड़ो, क्योंकि मोहनजोदाड़ो अब कहाँ पहुंच गया है, आपके पाकिस्तान में पहुंच गया है। तो देथा बहली कहते हैं, यानी कि मृतकों का टीला कहते हैं, मृतकों का टीला कहा जाता है इसको। चलिए बात करते हैं सही आंसर की। तो सही आंसर क्या होगा आपका, राखीगढ़। अभी मैंने आपको बताया था कि राखीगढ़ जो है वो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है। अब अगर इन्हीं ऑप्शनों के अंतर्गत या ओवरऑल अगर बात करते हैं कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन होगा, तो आपका दूसरा सबसे बड़ा स्थल है यानी कि धौलावीरा। तो धौलावीरा दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो वो आपके मोहनजोदाड़ो जो होगा वो सबसे बड़ा स्थल होगा। अगर हम धौलावीरा की बात करते हैं तो जल तकनीकी, जल संरक्षण तकनीकी का साक्ष्य हमको मिला था यहाँ से। ये आपके गुजरात में स्थित है धौलावीरा। गुजरात में आपके साबरमती नदी के क्या है, किनारे है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये आपके कर्नाटक में है। संगनकल्लू की बात करेंगे तो कर्नाटक में है। और यहाँ से क्या था, यहाँ से राख के टीले मिले थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके, यहाँ से क्या मिला था, राख के टीले मिले थे। अगर लोथल की बात करेंगे तो ये भी आपके गुजरात में है और इसको हम कहते हैं लघु सभ्यता, यानी कि लघु हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं हम इसको। अगर बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पत्तन नगर, या हम इसको कह सकते हैं बंदरगाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। तो आप देखिएगा राख के टीले हमको संगनकल्लू से प्राप्त हुए, जो आपके कहां पर है, कर्नाटक में। तो राखीगढ़ भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगर दूसरे की बात करेंगे तो आपकी धौलावीरा है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थल की बात करेंगे तो मोहनजोदाड़ो है, दूसरे नंबर पर राखीगढ़ है, तीसरे नंबर पे आपके धौलावीरा तीसरा स्थल होगा, जो आपके गुजरात में है। तो हमने इस प्रश्न का आंसर देखा। अगर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब बनाते हैं, तो 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस या म्यूजियम दिवस हम बनाते हैं। अगला प्रश्न हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट हिमांक किस संगठन से संबंधित है। सीमा सड़क संगठन, इसरो, भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान या नासा। ऑप्शन नंबर अगर डी की बात करते हैं तो नासा का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है, वो आपके वाशिंगटन डीसी में क्या है, मुख्यालय है। और इसके जो प्रमुख हैं वो हैं आपके बिल नेल्सन। बिल नेल्सन क्या है, इसके प्रमुख हैं आपके। अगर डीओडीओ की बात करेंगे तो मुख्यालय आपका कहाँ पर है, तो मुख्यालय है भाई मेरे न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में क्या है, मुख्यालय है। और बात करेंगे इसरो की, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ, आपके बेंगलुरु में है, जिसको हम लिख सकते हैं एज इसरो। अगर हम देखेंगे सड़क सीमा संगठन, तो राइट आंसर भी हमारा क्या होगा, सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है, वो आपके न्यू दिल्ली में इसका क्या है, मुख्यालय है। और इसके जो डीजी हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल जो हैं वो आपके कौन है, वो आपके हैं राजीव चौधरी। राजीव चौधरी क्या है, इसके डीजी यानी कि महानिदेशक हैं आपके राजीव चौधरी, जिनको हम बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 7 मई 1960 को स्थापित हुआ था। अगर बात करेंगे दिल्ली की स्थापना किसने करी, तो
एडवर्ड लुटियस ने क्या करी, दिल्ली की स्थापना करी। दिल्ली में आपके एक लोटस टेम्पल भी है जो किस धर्म से संबंध रखता है, भाई धर्म से क्या रखता है, संबंध रखता है। विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें किसी भी देवता की मूर्ति नहीं है। तो हमने देखा, तो हमारा प्रश्न क्या होगा इसका, सड़क सीमा संगठन हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ये आपके क्या है, ये आपके पुराने नाम हैं और ये सरकार ने बनाकर क्या कर दिए, नए नाम कर दिए। ये क्या कर दिए, नए नाम कर दिए। तो कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि सुमेल नहीं खाता है, हमको वो पता करना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो 1950 से लेके 1962 तक क्या बने, भारत के राष्ट्रपति बने थे। और कहा गया है कि इनको शपथ, अगर प्रश्न बनता है कि इनको शपथ किसने दिलाई, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या दिलवाई, इनको शपथ दिलवाई। तो आपकी विक्टोरिया रोड यानी कि पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। मौलाना आजाद रोड जो थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री की अगर हम बात करेंगे तो आपके मौलाना आजाद। आपके एडवर्ड रोड कर दिया गया है, ये भी आपका सही है। मुगल गार्डन का नाम चेंज कर अमृत गार्डन कर दिया है। राजपथ का नाम बदलकर राजघाट ना कर कर एक गांधी जी का समाधि स्थल है, इसका नाम जो बदल दिया गया है वो क्या कर दिया, आपके कर्तव्य पथ कर दिया। अगर बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के व्यक्ति थे और 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा के क्या बने थे, अध्यक्ष भी बने थे। और अगर उसके बाद भी अगर हम बात करेंगे इनकी, तो इनका जो आश्रम है जहां इनकी मृत्यु हुई थी उसको हम कहते हैं सदाकत आश्रम। तो सदाकत आश्रम में क्या थी, इनकी समाधि थी। रेलवे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है आपके कि सदाकत आश्रम कहाँ है, तो आपके कहाँ पर है, पटना में है। तो पटना में आपके क्या है, सदाकत आश्रम है। ठीक है। तो मौलाना आजाद के बारे में भी हमने अभी फैक्ट पढ़े थे। और मुगल गार्डन आप देखिएगा जी अभी हाल ही में किया गया, यानी कि अमृत गार्डन इसका क्या कर दिया है, नाम कर दिया गया है। तो सही सुमेलित नहीं है। राजघाट जो है वो हमारे राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। अगर प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपिता इनको किसने कहा था, तो राष्ट्रपिता भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था 8 अगस्त 1942 के बाद 1944 में राष्ट्रपिता की उपाधि इन्हें दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, राष्ट्रपिता कहा। तो महात्मा गांधी की बहुत सारी उपाधियां थी, जैसे इनको महात्मा की उपाधि भी किसी व्यक्ति ने दी थी। तो महात्मा की उपाधि जो दी थी वो चंपारण आंदोलन को सफल बनाने में नील कृषक के द्वारा जो आंदोलन सफल बनाया गया था उसके अंतर्गत रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें क्या कहा, महात्मा का। राष्ट्रपिता किसने कहा, तो राष्ट्रपिता अभी मैंने आपको बताया सुभाष चंद्र बोस ने कहा। एक व्यक्ति है जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था जिसको कहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको कहा था वन मैन आर्मी फोर्स। अर्धनंगा फकीर भी किसी व्यक्ति ने कहा था, अर्धनंगा फकीर। अर्धनंगा फकीर भी कहा था आपके विंस्टन चर्चिल ने, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर भी कहा। तो ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे भी जाते हैं। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 का क्वेश्चन है। कौन सा राज्य अग्रणी है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश। अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर की पहले बात करने से पहले 5 राज्यों को अलग अलग 4 श्रेणियां होती हैं जिसमें रखा जाता है। तो अगर इस प्रश्न के हिसाब से देखेंगे तो आंसर क्या होगा, लेकिन उसमें सबसे पहले हमने रखा किसको, आंध्र प्रदेश को, उसके बाद रखा कर्नाटक को, फिर रखा आपके केरल को। लेकिन टॉप 3 की अगर बात करेंगे तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में अगर हम पहले राज्य की बात करेंगे तो इसको 4 श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है, यानी कि जिस सूचकांक जो होता है वो 4 श्रेणियों के द्वारा क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा कर्नाटक क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा यहां से। अब हम देखेंगे जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसका रिवीजन करेंगे। तो प्रीवियस क्लास की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है
कि अमकोई जीवाश्म पार्क भारत के किस राज्य में है, तो मैंने आपको बताया था आपके किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है। अगली बात करेंगे, जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है, तो UNFPO, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के नाम से जानते हैं। मुख्यालय न्यूयॉर्क। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को जीरो शैडो डे नाम की एक दुर्लभ खगोलकीय घटना हुई है? ऑप्शन है आपका बेंगलुरु, राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई है, तो WMO के द्वारा जारी की गई है। निम्नलिखित में से किस देश ने, भारत ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी को शुरू किया है? कई सारे ऑपरेशन हो चुके हैं जो भारतीयों को बचा रहे हैं, जैसे ऑपरेशन गंगा भी शुरू किया था यूक्रेन ने, तो ये किसने शुरू किया, आपके सूडान ने शुरू किया था। अगला है कि भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच अजय योद्धा द्विपक्षीय जो अभ्यास का संस्करण है वो कौन सा एडिशन है वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में जो एडिशन है वो 7th नंबर का है आपके एडिशन। आप याद रखिएगा, ये एक्सरसाइज है सेनाओं के मध्य भारत और ब्रिटेन के। किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली जल निकाय जनगणना रिपोर्ट को जारी किया गया? जल शक्ति मंत्रालय। क्या होगा आंसर आपका? जल शक्ति मिनिस्टर जो हमारे हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। जल दिवस मनाते हैं आपके 22 मार्च को। अगली बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली जल मेट्रो परियोजना स्थापित की गई, तो कोची में स्थापित की गई। आपको कहाँ होगा कोची, तो कोची होगा आपके केरल में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ भारतीय रुपए में व्यापार करने की अनुमति दे दी है, तो इसका ऑप्शन आपका होगा मलेशिया। तो ये मलेशिया राइट आंसर होगा। IIT के प्रोफेसर या IIT के स्टूडेंट भी कह सकते हैं हम इनको, IIT बॉम्बे यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो हमारा बंबई में है, उसके जो व्यक्ति थे उन्होंने रुपए का जो डिजाइन दिया था वो कुछ इस टाइप से दिया था, और यही डिजाइन हम मानते हैं कि हमारे क्या है रुपए का। नाम क्या है, तो नाम है आपके उदय कुमार। ठीक है, तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं इसको रुपए। ठीक है, तो मलेशिया से संबंध बनाए हुए हैं हमारे। अगला प्रश्न है कि भारतीय न्याय रिपोर्ट 2022 में बड़े व मध्यम आकार के राज्यों में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो शीर्ष राज्य कौन सा है आपके? कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है या आपके उत्तर प्रदेश है। अगर मध्यम की बात करेंगे तो 2 टाइप्स के नहीं 3 टाइप्स के राज्य होते हैं, लघु होते हैं आपके, बड़े होते हैं, मध्यम राज्य आपके होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हुआ कौन सा होगा आपका? कर्नाटक। ये हमने प्रीवियस क्लास का रिवीजन देखा था, तो ये सेशन भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। कल मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ फिर से करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। नमस्कार।